हर हर महादेव साथियां, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुनते अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का नया भाग। रात के 12 बजे तो पार्टी खत्म ही हुई थी और उसके बाद से प्राची को ढूंढने का काम चल रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्राची कहाँ चली गई है। घर में चारों तरफ नौकरों की फौज दौड़ रही थी और घर के बाहर मोहित के आदमी प्राची की तलाश में भटक रहे थे। सर, हमने में इंटर एग्जिट से लेकर आसपास के 5 किलोमीटर का दायरा खोज लिया है। मैडम कहीं भी नहीं है, एक ने मोहित को आकर बताया। मोहित इस समय हाल के सोफे पर थक हार एक हारे हुए जुआरी की तरह बैठा हुआ था। कहीं नहीं है का क्या मतलब है? वह यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे। इतने छोटे से बच्चे को लेकर वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकती, मोहित ने बौखलाते हुए कहा। सर, हमारे आदमी उससे भी आगे गए हुए हैं, आप परेशान मत हो। मैडम का कुछ पता चल जाना चाहिए। कुछ नहीं, मुझे पूरा पता चाहिए। आज अगर यह औरत मेरे हाथ लग गई तो मैं इसका गला दबाकर किसी अंधेरे कोने में फेंक दूंगा, जहां से वह मरकर भी निकल नहीं पाएगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की और मेरा बच्चा लेकर भाग गई? मोहित गुस्से में सेंट्रल टेबल पर एक मुक्का मारते हुए बोला। सर, नीचे बेसमेंट में मैडम कहीं भी नहीं छुपी है, एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर बताया। छुपी नहीं है तो कहां जाएगी? जब वह बेसमेंट में गई थी तो फिर बेसमेंट की जमीनों उसे खा गई। अच्छे से ढूंढो, मोहित सब पर चिल्ला रहा था। सर, बेसमेंट की लाइट ऑफ थी, मोहित के गुस्से से डरे सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से कहा। क्या मतलब तुम्हारा? सर, किसी ने वहां की लाइट से छेड़छाड़ की है, वहां का मैन फ्यूज निकाला हुआ था, गार्ड ने बताया। यह जरूर इस प्राची की हरकत है, पर क्यों? फ्यूज निकालने का काम वो क्यों करेगी? मोहित कुछ सोचते हुए बोला। फिर अचानक से दिमाग में जैसे कुछ याद आया। कहीं वह उसके आसपास तो नहीं छुपी? तुमने फ्यूज लगाकर फिर से उसे चेक नहीं किया? चलो मैं भी साथ चलता हूं, मोहित उठकर जाने को हुआ। सर, हमने बेसमेंट का एक एक हिस्सा चेक कर लिया है। इस समय वहां पर सर्च लाइट लगी हुई है, बैक डोर खुला हुआ था, पर उसके बाद लिफ्ट और सेंसर सब बंद है। समझ में नहीं आ रहा है कि वह वहां से निकली तो कैसे, अगर बैक डोर से निकली भी तो फिर लिफ्ट और सेंसर कैसे उन्होंने स्टार्ट किया या फिर ऑफ किया, क्योंकि बिना लिफ्ट की वहां से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं, उस आदमी ने बताया। चलते चलते मोहित के कदम रुक गए थे। किचन के सारे स्टाफ को यहां आने के लिए कहो, मोहित ने तुरंत सबको हाल में जमा होने का आर्डर दिया ताकि वह पता कर सके कि किसी ने वहां से प्राची को निकलते हुए तो नहीं देखा। पर अचानक से उसे याद आया कि उसने प्राची को जो घड़ी दी थी उसमें सेंसर लगा हुआ था और साथ में आरुष के कपड़ों में कैमरा और माइक्रोफोन थे। तुरंत अपने फोन के वाईफाई से कनेक्ट करके उनकी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए तो सब इस वक्त अंधेरे में ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे थे और प्राची की लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए तो ऊपर कमरे का ही दिख रहा था। वह तेजी से भागते हुए ऊपर प्राची के कमरे में गया। आज जो ड्रेस प्राची और आरुष ने पार्टी के दौरान पहने थे, मोहित ने ही भेजे थे। इस वक्त वो सब कुछ बेड के कोने में रखा हुआ था। मोहित ने गुस्से से हर चीज इधर उधर कर दी। प्राची ने यहां से निकलने के लिए जानबूझकर कंफर्टेबल कपड़े चुने थे ताकि लंबे सफर के दौरान उसे कोई परेशानी ना हो। हालांकि कैमरा और माइक्रोफोन की जानकारी उसे भी नहीं थी, पर उसका यही कदम आज उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा गया था। पर क्या घर से बाहर निकलकर वह सुरक्षित थी? इधर अभिलाष की पूरी नजर बेसमेंट की लिफ्ट वाले कैमरे पर थी। उसने प्राची के अंदर जाना देखा और फिर मोहित का भी देखा। फिर मोहित बाहर निकलकर गुस्से में आया। उसके बाद के सारे कैमरा की वह हरकत देख रहा था। यह देख रहा था कि मोहित के आने के बाद सब जगह हलचल मची हुई है। आवाज तो कभी कभी किसी माइक्रोफोन से थोड़ी बहुत आ रही थी, जिससे कि लग रहा था कि वह किसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। पर ऐसा क्या खो गया था जो यह लोग कितना परेशान थे? अभिलाष अभी तक यह नहीं सोच पाया था कि प्राची वहां से बाहर निकल सकती है। वह तो प्राची के लिए बेसमेंट के दरवाजे से निकलने का इंतजार कर रहा था। घर आकर भी उसकी नजर उन कैमरों से नहीं हटी थी। पार्टी के कपड़े चेंज करने के लिए उसने टैबलेट को ऑफ किया था, लेकिन जब वॉशरूम से बाहर निकाल कर आया तब उसने पीछे का सब कुछ रिमाइंड करके देखना शुरू किया। पहले से लेकर अब तक की सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि और तेज हो गई थी।
हॉल में लगे हुए माइक्रोफोन की जब आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसका दिमाग एकदम से हरकत में आया। यानी कि प्राची भाग चुकी है। बोलते हुए अभिलाष का मुंह हैरत से खुल गया था। प्राची काफी लंबे समय से यहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वह एम्बेसी में भी गई थी, तो क्या प्राची ने अपने पासपोर्ट का कहीं और इंतजाम किया या फिर वह कहीं आसपास ही छिपी हुई है? हे भगवान, अगर कहीं आसपास छुपी हो तो इस मोहित के हाथ न लगे, वरना न जाने यह उसके साथ क्या सुलूक करेगा। मोहित जिस तरह से चिल्ला और छटपटा रहा था, उसके एक एक हरकत को देखकर अभिलाष अनकही बातें भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि मोहित और प्राची के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और मोहित अब मारने पीटने के लिए या फिर प्राची के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उसे खोज रहा है। अभिलाष ने अपने सर पर जोर देकर याद करने की कोशिश की कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। पार्टी में प्राची के व्यवहार को देखकर उसे थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ था कि प्राची यहां से भाग निकलेगी, पर प्राची यहां से निकल चुकी थी। प्राची का केस अभिलाष के लिए एक जबरदस्त उलझी पहेली बनते जा रही थी। जो दिख रहा था वैसा था नहीं, और जो था वह सामने से तो दूर दूर तक नजर नहीं आता था। अब क्या सच है क्या झूठ, यह तो मोहित और प्राची में से ही कोई बता सकता था। मोहित इतनी आसानी से बताएगा नहीं और प्राची का कहीं अता पता नहीं, पर वह गई कहां और कहां जा सकती है। अभिलाष कैमरा पर नजर बनाए हुए सोच रहा था। धीरे धीरे 2 घंटे का समय बीत गया। रात के 2 बज रहे थे। अब अभिलाष से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि प्राची अब मोहित के हाथ लगे। उसने तुरंत अजीत का नंबर डायल कर दिया। तुरंत आकर मुझसे मिलो। अजीत, जो कि अभी कपड़े बदलकर बिस्तर में गया ही था, अपने बॉस के इस अजीबो गरीब ऑर्डर को सुनकर तिल मिलाकर रह गया था, पर उसके पास इस बात को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी फ्लोर के दूसरे सूट में उसका कमरा था। 10 मिनट के अंदर वह हाजिर हो गया। तुमने प्राची के साथ एक बैग देखा था? अभिलाष ने पूछा। अजीत ने हां में सर हिलाया। क्या बैग बड़ा सा था? मतलब कि जिसमें कि वह अपने कपड़े वगैरह लेकर जा सके? हां सर, मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए। अजीत ने अपने चश्मे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग अभिलाष को दिखा दी। अभिलाष गौर से एक एक चीज देख रहा था। प्राची का बेचैनी से इधर उधर होना भी कैमरे में साफ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अजीत तो सामने देख रहा था, पर चश्मे में जो बैक लेंस लगे थे उनकी फोकस प्राची के चेहरे पर थी। अजीत, प्राची घर छोड़कर भाग चुकी है, अपनी जगह से उठते हुए अभिलाष ने कहा। क्या? अजीत बिल्कुल हैरान रह गया था। हां, इसके पहले कि वह मोहित या फिर उसके आदमियों के हाथ लगे, हमें प्राची को ढूंढना होगा। जस्ट डू इट फास्ट। अभिलाष ने अपनी गन और जरूरी सामान निकालते हुए कहा। पर हम उसे ढूंढेंगे कहां? अजीत ने पूछा। फिलहाल में तो आसपास के इलाकों के कैमरे की तस्वीर लेंगे, पता तो चले कि वहां से प्राची निकली कहां है। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम में चलो, अभिलाष ने कहा। अजीत उसके पीछे हो गया, पर इस समय प्राची इन सब से दूर एक छोटे से मिनी ट्रक में छुपी हुई रोम की सीमा से बाहर जा रही थी। अभिलाष अजीत को लेकर उसी रात में फिर से प्राची के घर की तरफ निकल गया था। वह रास्ते में दोनों तरफ देखे जा रहा था। उसका अंदाजा था कि प्राची उसे यहीं आसपास कहीं छिपती भागती हुई मिल जाएगी। हालांकि इस चीज को उसका दिमाग बहुत तेजी से झूठला रहा था। जो लड़की इतनी हिम्मत के साथ एम्बेसी में जाकर खुद के लिए पासपोर्ट और वीजा अप्लाई कर सकती है, वह इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी कि यूं सड़कों पर भाग रही हो। लेकिन दिल का एक कोना उसे हर संभावित जगहों में तलाश करने के लिए कह रहा था। तभी उसे बहुत तेजी से और भी गाड़ी इसी रोड पर भागती दौड़ती हुई दिखाई देने लगी। ये उन लोगों के आदमी हैं जो कि शायद प्राची मैम को ढूंढ रहे हैं, अजीत ने कहा। गाड़ी वापस ले लो, अभिलाष ने आर्डर दिया। अजीत ने बेहद बेजारी के साथ अभिलाष की तरफ देखा। इनके दिमाग में कब क्या चलता रहता है, कुछ भी पता नहीं चलता। जब पूरी तरह से प्राची को ढूंढना नहीं था, तो फिर रात में क्या सड़कों की सैर के लिए निकले थे? उसने चिढ़ते हुए अपने मन में सोचा। उसकी अच्छी खासी नींद इन सब चक्कर में बर्बाद हो चुकी थी और अब सोने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि सुबह के 5-8 बजने को आए थे। पूरे 3 घंटे तक वह इस रोड और इसके आसपास के सभी रोड के चक्कर काट रहे थे।
पर प्राची का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। जब मोहित और उसके आदमियों की गाड़ियों की सरगर्मी इधर तेज हो गई थी, तो उन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया। तब भी चुप चुप कर ढूंढ रहे थे और अब खाली हाथ वापस जा रहे थे। रास्ते में अजीत में कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, लेकिन अभिलाष को अपनी लैपटॉप पर वापस बेसमेंट और उसके घर के कैमरे को देखते हुए पाकर कुछ नहीं कहा। वापस होटल पहुंचकर अभिलाष ने अजीत से कहा, अपने आदमी से कहो कि मोहित के घर की ब्लूप्रिंट निकालकर मुझे दें, जिसमें कि मुझे उसके घर से निकलने वाले हर एक रास्ते की जानकारी चाहिए। ओके सर, अजीत ने सर झुका दिया। इधर सर तो मोहित का भी चक्कर खा रहा था। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन प्राची का कहीं भी कुछ भी कोई भी अता पता नहीं था। अगले दिन जो कि पहुंच ही चुका था, उसकी बलने वोल्कानों के साथ मीटिंग थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह वोल्कानों को क्या जवाब देगा। प्राची को यहां आए हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में प्राची की किसी के साथ दोस्ती भी उसने होने नहीं दी थी कि वह यह कह सके कि प्राची उसके घर चली गई है। शिखा, जो कि उसकी बहन थी, उसके साथ भी मोहित के कारण प्राची के रिश्ते खराब ही थे, और शिखा के पति के साथ तो मोहित के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब थे। इन दोनों के बीच में एक शकुंतला देवी थी, जिसके कारण यह टूटा हुआ रिश्ता किसी तरह से चल रहा था। ऐसे में उसे कुछ पूछना इस बचे हुए रिश्ते को भी बुरी तरह से तोड़ दे रहा था, और अगर गलती से इस चीज की भनक शकुंतला जी को लग जाती तो वह मोहित पर चिल्लाती। नहीं, उन लोगों को क्या पता होगा। शिखा भाभी तो आरुष के जन्म के बाद प्राची से मिली भी नहीं। दिमाग में इन लोगों का ख्याल आते ही मोहित ने अपना सर झटकते हुए कहा, तो फिर कहां जा सकती है? बेसमेंट में गई थी, बेसमेंट से बाहर निकली नहीं। घर के सारे कैमरे हैक हो गए हैं। सोचते सोचते उसके दिमाग में कैमरे को लेकर स्पार्क हुआ। एक कैमरा तो मैंने आरुष के शर्ट पर भी लगाया था, और एक वाईफाई से भी कनेक्ट था, माइक्रोफोन भी था। उसने तेजी से अपना फोन निकालकर कैमरे चेक करना शुरू किया, पर यह कैमरे पहले ही अभिलाष की नजर में आ चुके थे, जिसे कि उसने वहां से निकालकर एक प्लांट की मिट्टी में डाल दिया था। तो अब यह कैमरे ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे थे। वह वापस तेजी से प्राची के कमरे की तरफ भागा। मोहित ने फिर से प्राची के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। पार्टी में पहने हुए कपड़े बेड के नीचे गठरी बने पड़े उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। मोहित ने तेजी से उनमें अपने कैमरे की तलाश करनी शुरू की, शायद कुछ तो इधर मिल जाए। लेकिन आरुष के शर्ट पर लगाए हुए उसके बटन अब नहीं थे। मोहित गुस्से में चिल्ला उठा, तू एक बार मेरे हाथ लग जा प्राची, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तभी उसके फोन पर रिमाइंडर बजने लगा। आज मीटिंग थी। मन मारकर मोहित अपने माफिया बॉस के साथ होने वाली आज की मीटिंग के लिए तैयार होने चला गया। हालांकि इस वक्त उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। पूरी रात जागने के बाद उसे मीटिंग में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, और मजबूरी में जाना ही था, और उससे भी ज्यादा प्राची को ढूंढना था। कुल मिलाकर उसके ऊपर इतना प्रेशर हो चुका था कि अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। प्राची इधर रोम के बॉर्डर के पास इस वक्त एक छोटे से गांव के सामने खड़ी थी। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली थी। चारों तरफ खेतों में सुबह के समय लोग काम पर लगे थे। कुछ फल इकट्ठे कर रहे थे, तो कुछ फसलों और पेड़ों की काट छांट में लगे थे, और इन सब के बीच में एक बहुत खूबसूरत बड़ा सा घर बनाया हुआ था। इस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा मकान अभी तक रोम में भी उसकी नजरों में नहीं आया था। शहरी भाग दौड़ के बीच में इतनी जगह पर इतना विस्तृत घर रोम में बनाना पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फार्म हाउस है। पर उसे यहां क्यों लाया गया है, उसे यह समझ में नहीं आया। प्राची ने ड्राइवर की तरफ देखा। मैडम, अब आपको यहां पर 2 दिन रहना होगा, उसकी नजरों का इशारा समझकर ड्राइवर ने कहा। पर क्यों? प्राची ने कुछ हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा, जिस पर ड्राइवर ने कुछ अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा। यह चीज तो हमने पहले ही साहब को बता दी थी। मैं रोम से सामान लेकर यहां पर आता हूं, और यहां से फिर मेरा भाई आगे सामान लेकर बॉर्डर के पास बसे हुए गांव लनवाला के तक जाता है। उसकी ट्रिप परसों रात को होगी, तो वह मंडे की रात को आपके यहां से लेकर जाएगा। आप ट्यूसडे की सुबह में लनवाला तक पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से हमारा एक आदमी वेडनेसडे की रात को आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा।
उसके बाद आप वहां से जहां जाना चाहें जा सकती हैं, ड्राइवर ने बताया। प्राची का तो दिमाग सुनकर चकरा गया था। इसको तो लगा कि उसे रोम से निकलने के बाद पासपोर्ट वीजा सब मिल जाएगा, पर यहां पर तो उसे भी सामान की तरह इधर से उधर किया जा रहा था। पर उसके बाद मुझे जहां जाना होगा वहां मैं कैसे जाऊंगी? मतलब कि हमारी बात पासपोर्ट और वीजा को लेकर हुई थी? अपनी गोद में आरुष को संभालते हुए प्राची ने पूछा, जिसकी नींद अब खुल चुकी थी और अब वह इधर उधर देखकर किलकारी भर रहा था। मासूम से बच्चे को क्या पता था कि वह कहां से निकालकर कहां पहुंच चुका है। उसे तो आसपास दिख रही हरियाली बड़ी लुभा रही थी। अपनी आंखों से ऐसा नजारा उसने पहली बार देखा था। बॉर्डर पर हमारा आदमी है, वह इस तरह का इल्लीगल काम करता है। मैंने उससे बात की है। आपके वहां पहुंचने पर उसे बस 1 सप्ताह का समय लगेगा आपका पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, पर इसके पैसे अलग से लगेंगे, पर बन जाएगा। वहां से आप जहां चाहे जा सकती हैं। आप जिस देश का कहिएगा उस देश का वह बिल्कुल असली पासपोर्ट और वीजा बनाकर दे देगा, ड्राइवर ने बताया। यानी कि घर पहुंचने में तो महीने लग जाएंगे? प्राची ने बड़ी हताशा के साथ सर हिलाया। प्राची ने ड्राइवर की तरफ देखा, जो कि मिनी ट्रक से सामान लेकर अब आगे आगे फार्म हाउस में बने हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। उन घरों की लंबाई चौड़ाई देखकर प्राची ने अपने मन में यही अंदाजा लगाया था। प्राची भी कंधे में लगा हुआ अपना बैग और गोद में लिए हुए आरुष को संभालते हुए चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। खैर, जब घर से निकल ही चुकी थी और पूरी जिंदगी सफर में ही रहना था, तो क्या फर्क पड़ता था? सफर लंबा हो या छोटा। सुना है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, पर हमें क्या पता। हम तो सारी उम्र सफर में ही रहे। जब मिलेगी मंजिल तब देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर कहेंगे। किसी को घर से निकलते मंजिल मिली तो कोई ताउम्र सफर में रहा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।